तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई जैसे फिलहाल हम हर रोज आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के अपडेट से या उस शो के लाइनअप के किसी बॉडी बिल्डर के अपडेट से वीडियो को शुरू करते हैं, तो आज हम इस चीज़ को नहीं करने वाले, बल्कि उसके जगह हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे न्यूयॉर्क प्रो के न्यूज़ से। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे म्यूटेंट निक वॉकर के टॉपिक से। वैसे देखने जाए तो अब लगभग न्यूयॉर्क प्रो भी सामने आता जा रहा है। इवन शो में शायद से बस कुछ 14 हफ्ते जैसा ही टाइम बचा हुआ है, बट स्टिल इस बीच निक का कहना है, इवन अनाउंसमेंट है कि वो इस शो को एक डोमिनेटिंग वे में जीतने वाले हैं। हालांकि मैं भी निक की इस बात से एग्री करता हूँ एंड आई थिंक कि आप में से बहुत सारे और लोग भी इस चीज़ से एग्री हो। तो जब निक ने इस चीज़ को अनाउंस कर दिया तो कहीं ना कहीं उसका मतलब ये आता है कि निक इस बार डेफिनेटली अपने 100% पोटेंशियल के साथ ही आने वाले हैं। इवन उन्हें इस चीज़ से भी फर्क नहीं पड़ता कि इस शो में उनके अगेंस्ट और कौन कौन से बॉडी बिल्डर्स खड़े होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी प्लेसिंग पे आए हुए बॉडी बिल्डर्स हो। लेकिन निक का एम है कि वो इस शो में अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को ही लाएंगे, जिससे कि वो अपने कमबैक को एक हिस्टोरिकल कमबैक बना ही सके। साथ ही साथ इस चीज़ को भी प्रूव कर सके कि वो 2024 ओलंपिया में रेनिंग चैंपियन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट कहे जा रहे हैं। हालांकि निक का भी कहना है कि क्योंकि नेक्जिला रूबियल मॉस्केरा आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट नहीं करेंगे अपने वीजा इश्यूज की वजह से, तो इसीलिए उनके इस शो यानी न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट स्टिल निक को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे निक का और एक जो साइड है कि निक अपने ऑफ सीजन में भी काफी ज्यादा शेडेड इवन कंडीशन दिखा करते हैं। इवन इस साल के इनके ऑफ सीजन के फिजिक को देखकर मेजोरिटी ऑफ पीपल तो मानेंगे ही नहीं कि ये इनका ऑफ सीजन फिजिक अपडेट था। हालांकि अभी निक का जो करंट बॉडी वेट चल रहा है, मतलब 14 वीक्स आउट में, वो कुछ 278 या 280 पाउंड्स के आसपास है। इवन इस फेज में भी निक काफ़ी ज़्यादा लीन दिख रहे हैं, जो कि अगेन एक चीज़ को प्रूव करती है कि निक इस बार भी अपने कंडीशनिंग को टॉप नॉच करके ही लाएंगे। इवन जैसे हम कभी हार्डी शोपैन के ऑन स्टेज फिजिक कंडीशनिंग पे डाउट नहीं कर सकते, सेम सीन निक के साथ भी है। तो डेफिनेटली निक जैसे एक बॉडी बिल्डर के लिए जो कि 2023 ओलंपिया में अपने इंजरी की वजह से कम्पीट नहीं कर पाए थे, तो ये साल उनके लिए डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा ईयर साबित हो सकता है। वैसे अगर इनके फिजिक के ऊपर बात करें तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि उनको और साइज या मास की कोई ज़रूरत है भी। इवन पहले से इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा मैसिव और डेंस है। तो एक्चुअली फैंस अगर किसी चीज़ को इंप्रूव होते हुए देखना चाहते हैं निक के फिजिक में, तो वो है उनके क्वाड्स। तो होप कि निक इस चीज़ को इंप्रूव करके आ पाए। अब भाई जब न्यूयॉर्क प्रो शो की बात उठी है तो उस रिगार्डिंग टोनियो बर्टन का जिक्र तो जरूर होगा ही, क्योंकि एट द एंड वो करंट रेनिंग चैंपियन है इस शो के। बट स्टिल निक तो कहीं ना कहीं इन्हें हर मौके पे टीज किए जा रहे हैं, या तो अपने लाइव में, या तो कमेंट्स में, या तो कैप्शंस में। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसे ही चीज़ों से एक राइवलरी की शुरुआत भी होती है, जिससे कि जो शो की हाइप है वो और भी ज़्यादा बढ़े और फैंस के बीच एक्साइटमेंट भी और ज़्यादा क्रिएट हो। अब वैसे तो टोनियो भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि करंट में वो निक वॉकर को बीट करने का पोटेंशियल नहीं रखते। स्टिल वो निक की रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनको फेस करने के मामले में भी पीछे नहीं हट रहे, और उनका भी एम है कि वो निक को एक हेड टू हेड की टक्कर दे पाए। अब टोनियो के इस कैरेक्टरिस्टिक को कहने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि अगर हम थोड़ा पीछे जाए और 2021 न्यूयॉर्क प्रो शो को देखें, जहाँ की टॉप 2 में निक वॉकर और जस्टिन रॉड्रिगेज खड़े थे, तो वहाँ जब विनर अनाउंस होने वाला था तो उसके पहले ही जस्टिन के एक्सप्रेशन से सबको ये समझ आ गया था कि जस्टिन ने पहले ही खुद को सेकंड समझ लिया है। हालांकि इसके बाद जस्टिन उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुए थे, क्योंकि सबका कहना था कि माना निक उस टाइम स्टेज पे बेस्ट थे, बट स्टिल एज ए कंपटीटर आपको लास्ट टाइम तक फाइट करना चाहिए था। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो स्पिरिट अब हमें टोनियो के एक्शंस में देखने मिल रही है, मतलब वो वॉरियर वाला माइंडसेट कि एकदम लास्ट तक फाइट करना, ये जानते हुए भी कि आखिर तक आप हारने ही वाले हो। हालांकि टोनियो भी अपने करंट फिजिक में एक बिगर वर्जन के साथ ही दिख रहे हैं, इवन एक बेटर स्ट्रक्चर के साथ भी। और जैसे निक अपने हार्ड कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टोनियो भी इसी चीज़ के लिए चर्चे में रहते हैं। इवन 2023 ओलंपिया में खासकर ये अपने कंडीशनिंग की वजह से ही 8th प्लेस पे आए थे। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं इसी शो के और एक एक्सपेक्टेड कंपटीटर कार्लोस थॉमस जूनियर के ऊपर। तो फिलहाल इनके भी कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं। वैसे इनका जो फिजिक है खासकर मास के मामले में, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा थिक इवन डेंस दिखता है। वैसे ये प्रो बने थे 2021 में, एंड उसके बाद से इन्होंने बस एक ही शो में कम्पीट किया था और वो था 2023 टेक्सास प्रो। बट उस शो की परफॉर्मेंस से ही ये अपने हाइप को अलग ही लेवल पे लेके चले गए थे। वैसे आप सबको ये तो याद होगा ही कि 2023 के पहले पहले इनका अनाउंसमेंट था कि ये न्यूयॉर्क प्रो में ही कम्पीट करेंगे, बट हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कर नहीं पाए। तो उस बेस पे बहुतों का मानना है कि कार्लोस अगर टेक्सास प्रो वाले फिजिक को न्यूयॉर्क प्रो में लेकर आते तो टोनी उस शो को जीत नहीं पाते। हालांकि मैं इस चीज़ से पूरे तरीके से तो एग्री नहीं हूँ। हाँ, अगर कार्लोस एक बेटर कंडीशनिंग को एट द सेम टाइम लेकर आते तो वो डेफिनेटली उस शो को जीत सकते थे। तो 2024 के ईयर में मेरा मानना है कि शायद कार्लोस न्यूयॉर्क प्रो के पहले पहले आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में भी कम्पीट कर सकते हैं, जिसमें कि अभी लगभग 10 हफ्ते बाकी है। तो देखने वाली बात होगी कि एक्चुअली कार्लोस इन दोनों शोज में कम्पीट करते हैं भी या नहीं। अब भाई वो बात करते हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो की तरफ। तो बात करें राफेल ब्रांडो की, तो करंट लाइनअप में हार्डी शोपैन को छोड़कर राफेल ही एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्होंने एज ए प्रो बॉडी बिल्डर सैमसन को बीट किया है। वैसे मिलोस जो है, जो कि करंट में सैमसन के कोच भी है, तो उनकी एक आदत
आदत से आप सारे तो वाकिफ होंगे ही कि वो अपने बॉडी बिल्डर्स को कुछ ज़्यादा ही प्रेस करते हैं। बट इस बार मिलोस ने भी जे कटलर के पॉडकास्ट में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि राफेल के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो सैमसन और हार्डी दोनों को बीट कर सकते हैं। इवन मिलोस के अकॉर्डिंग राफेल की फिजिक काफ़ी हद तक बैलेंस्ड भी है। वैसे राफेल और खासकर उनके कोच नील हिल ये दोनों ही तो फिलहाल काफ़ी सीरियस मूड में है, क्योंकि शो में बचे हुए हैं बस 3 हफ्ते और इस बीच नील हिल खुद भी ब्राज़ील पहुंच गए हुए हैं, जिससे कि आखिरी हफ्तों में नील पर्सनली गाइड कर पाए राफेल को, जिससे कि राफेल अपने 100% पे आ सके। क्योंकि कुछ भी हो बट नील हिल के ऊपर भी प्रेशर तो उतना ही है कि इन 1.5 सालों में एक्चुअली उन्होंने राफेल को कितना ट्रांसफॉर्म किया है। क्योंकि माना राफेल साइज वाइज बड़े हुए हैं, बट असली चैलेंज तो है इनके सामने राफेल को उस पुराने शेप और कंडीशनिंग में लाने में। तो देखने वाली बात होगी कि नील हिल को एक्चुअली आर्नोल्ड क्लासिक के बाद कितने ज़्यादा प्रेजेस मिलने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं सैमसन दौदा के ऊपर, तो अब इन्होंने अपने फ्रंट लैट स्प्रेड पोस्ट का एक अपडेट अपनी स्टोरी में शेयर किया है, जो कि है इनके 3 वीक्स आउट का। वैसे एक बात तो है कि स्ट्रक्चर वाइज सैमसन भी काफ़ी इंप्रेसिव दिखते हैं। इवन इस पोस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि ओहायो लाइनअप में शायद ही कोई इनके इस पोस्ट को बीट कर पाएगा, क्योंकि सर से लेकर पैर तक इनका जो वर्जन निकल के आ रहा है वो एक अलग ही लेवल पे है। खासकर इनके लैट्स जिस तरीके से ह्यूज और फ्लेयर्ड आउट दिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अनबीटेबल लग रहे हैं। तो इन अपडेट्स के बेस पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि चाहे वो किसी भी मामले में हो, यानी हार्डनेस, साइज, कंडीशनिंग, शेप, स्ट्रक्चर, इवन पोजिंग, सैमसन इस बार सारी चीज़ों को इंप्रूव करके लाने वाले हैं। इवन ये तो लास्ट 10 महीनों के अंदर लगभग 4 बार कम्पीट भी कर चुके हैं। स्टिल इनके फिजिक में वो स्ट्रेस, वो मसल फिटनेस नजर नहीं आ रही। तो सैमसन की इन प्रोग्रेस को देखकर मेरा पर्सनली ये मानना है कि हार्डी के लिए इस साल आर्नोल्ड क्लासिक जीतना इतना भी आसान नहीं रहने वाला। अब भाई जेम्स हॉलिंगसेड ने भी इस बार अपने फिजिक से, यानी स्प्रेप के फिजिक से सारे फैंस को इंप्रेस कर दिया है। इवन अभी भी इनके पास 3 हफ्तों का टाइम है, स्टिल इनके फिजिक को देखकर ऐसा लगता है कि ऑलरेडी स्टेज रेडी चल रहे हैं। खासकर कंडीशनिंग तो इनकी डेफिनेटली स्टेज रेडी लगी रही है। तो अब इस सिचुएशन में इन्हें बस अपने मास, अपने साइज को मेंटेन करके चलना है आर्नोल्ड क्लासिक तक, जिससे कि वो स्टेज पे कंडीशन दिखे, साथ ही साथ राउंडर और फुलर भी, इन द सेंस कि इन्होंने अपने ऑफ सीजन में जिस साइज को गेन किया था उनका बेनिफिट उनको मिल पाए। वैसे है तो ये भी मिलोस के बॉडी बिल्डर ही, बट इनके ट्रेनिंग का जो प्रोटोकॉल है, खासकर डाइट का, वो सैमसन से अलग है, क्योंकि ये 3 वीक्स आउट में रहते हुए भी अपने साइज को मेंटेन करने के लिए चीट मील्स ले रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली वो फॉर्मूला इनके ऊपर काफ़ी बढ़िया तरीके से काम भी करता है। साथ ही साथ ये ट्रेनिंग भी काफ़ी हेवी तरीके से कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये फॉर्मूला इन पे इतने बढ़िया तरीके से सूट कर रहा है। तो अगर रियलिटी को देखें तो जेम्स ओहायो और यूके दोनों शोज में नहीं जीतने वाले, और शायद जेम्स उसके बाद न्यूयॉर्क प्रो या डेट्रॉइट प्रो जैसे शोज में भी कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड एम तो यही रहेगा कि उनको 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन मिल जाए। अब भाई वो बात करते हैं गुड वीटो के ऊपर, तो फिलहाल इनका एक 8 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है इनके प्रो डेब्यू यानी आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील के रिगार्डिंग। वैसे फिलहाल तो राफेल का भी अनाउंसमेंट है कि वो भी इस शो में कम्पीट करेंगे, तो वीटो को उस हिसाब से डेफिनेटली इस शो में कंपटीशन तो देखने मिलेगा ही। हालांकि वीटो को टाइम तो काफी ज्यादा मिला अपने फिजिक को इंप्रूव करने के लिए, खासकर अपने प्रो कार्ड को जीतने के बाद। बट जब बात आती है एक ऐसे ओपोनेंट की जो 2017 से ही प्रो है, यानी राफेल ब्रांडो, तो उस मामले में डेफिनेटली इनको काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स मिलने वाले हैं। हालांकि वीटो कम्पिटिटिव लाइनअप से घबराने वाले बॉडी बिल्डर्स में से तो नहीं है। इवन इनका ऐसा शेप और स्ट्रक्चर ऑलरेडी इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से वो प्रो डेब्यू के पहले भी इतने हाइप्ड अप थे। तो देखने वाली बात होगी कि ये क्रिस एसिटो के अंडर अपने 100% पोटेंशियल को ला पाते हैं या नहीं। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं लोगन फ्रैंकलिन के ऊपर। तो 2024 का ईयर इनके लिए एक ऐसा ईयर है जिसमें इनको बस एक ही शो के रिगार्डिंग फोकस करना है, और वो है ओलंपिया, और उनका एम होगा कि वो टॉप 10 में प्लेस हो पाए। हालांकि इनके फैंस के एक्सपेक्टेशन तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, बट 2020 से अभी तक का जो लाइनअप है क्लासिक फिजिक डिवीजन का, जहाँ की ये टॉप 10 में प्लेस हुए थे जब इन्होंने अपना ओलंपिया डेब्यू किया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। इवन इस साल तो ये टेक्सास प्रो और लीजन शो को भी नहीं जीत पाए थे। हालांकि लीजन में टेरेंस रफिन कम्पीट कर रहे थे, बट टेक्सास प्रो में तो ये रॉबर्ट टिम्स और जे हुन पार्क से भी हार गए थे। वैसे फिलहाल इन्होंने शॉन रे क्लासिक यानी हवाइन क्लासिक को जीतकर 2024 ओलंपिया का क्वालिफिकेशन ले लिया है। तो देखने वाली बात होगी कि ये ओलंपिया में कितने इंप्रूवमेंट्स करके आते हैं। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।